छह हम लोग बच्चों, छह हैं। तो चलिए इस बार नीट अच्छे से निकालना है, ठीक है। और अपना टेम्पो हाई रखना है। क्या रखना है? टेम्पो कभी भी नीचे नहीं करना है, टेम्पो हाई रखना है। ओके। तो ये माई जो एक चैप्टर है, ये माई जो चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये आप नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं में से आएगा, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, वो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ईएमआई का ही है। और ईएमआई में हम सेल्फ इंडक्टेंस समझेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, उसको जानेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, समझिए जरा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन, देखिए ये ईएमआई का एक कॉन्सेप्ट है, फिनोमिना है। जब भी ध्यान से समझना, जब भी किसी भी कॉइल में, कॉइल कोई भी हो सकती है, जब भी किसी भी कॉइल में, चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉइल हो, चाहे वो सोलेनोइडल कॉइल हो, कैसा हो? सोलेनोइडल कॉइल ऐसे होती है स्प्रिंग की तरह, क्यों भाई? कोई भी तरह की कॉइल हो सकती है, और अगर हम उसमें करंट पास करते हैं, क्या करते हैं? तो खुद की करंट के कारण खुद की मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है? और वो खुद के एरिया से पास होने लगता है। यानी अगर हमने करंट पास करी तो आप देखोगे इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और वो इनवर्स हो जाएगी। हो जाएगी इनवर्स। यहाँ पे हमने करंट पास करी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। और बोलो, यहाँ पर करंट पास करी जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, आएगी कि नहीं? तो क्या होता है, जब हम करंट पास करते हैं किसी कॉइल में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके एरिया से ही फ्लक्स लिंक करने लगता है। क्या करने लगता है? वो बी आया, और बी कहाँ, एरिया से तो पास होगी, खुद के एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास होने लग जाती है उसी के। और खुद के एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होती है उसको सेल्फ फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ फ्लक्स। और जो ये सेल्फ फ्लक्स होता है फाई, इसको फाई सेल्फ कह सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल टू आई सेल्फ होता है। क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ इंडक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल्फ इंडक्शन है क्या, तो सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जब हम किसी भी कॉइल में करंट पास करते हैं तो वो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आती है, वो मैग्नेटिक फील्ड खुद के एरिया से पास करने लगता है, और वो सेल्फ फ्लक्स कहलाता है। वो सेल्फ फ्लक्स होता है, वो खुद की करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को एल बोलते हैं। एल को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? एल इज हियर कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के नाम से। मेरी बात समझ में आई? तो ये नोट करिए, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसमें हम किसी भी कॉइल में करंट पास करते हैं तो वो करंट उसकी खुद की फील्ड प्रोवाइड करता है, और वो खुद की फील्ड खुद के एरिया से पास होती है, उसको सेल्फ फ्लक्स कहते हैं। वो प्रोपोर्शनल टू आई करंट। थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में। Whenever a current is passed in a coil, whenever a current is passed in a coil, a magnetic field develop in the region of coil. A magnetic field develop in the region of coil. Whenever a current is passed in the coil, a magnetic field developed in the region of coil. This magnetic field passes through the area of the coil, passes through the surface of the coil, gives self flux. This field passes to the surface of a coil,
ठीक है, गिव सेल्फ फ्लक्स and this flux is proportional to current itself of coil, ठीक है, this flux is proportional to current itself in the coil, उसकी करंट के प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो L में कन्वर्ट होता है, L को यहाँ पे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या इसी को हम लोग इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपसे पूछे कोएफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ये उसी तरह से काम करता है जैसे रेजिस्टेंस काम करता है, कैपेसिटेंस काम करता है, वैसे इंडक्टेंस भी काम करता है। लेकिन इंडक्टेंस कब काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल भी, और सेल्फ क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ओके, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल का, किस पे डिपेंड करता है? कॉइल की ज्योमेट्री पर, कॉइल के मीडियम पर। ये आई पे डिपेंड नहीं करता, ये बी पे फाई पे डिपेंड नहीं करता, एल ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपने पता Q बराबर CV, तो C Q पे डिपेंड तो नहीं कर रहा था, P पे डिपेंड नहीं कर रहा। हमेशा याद रखना फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी आएगा तो उन पे डिपेंड नहीं करता है, किसी और बातों पे डिपेंड करता है। ये पूरी फिजिक्स में है, बोलो ना, क्लियर है? एल किस पे डिपेंड करता है? जोर से बोलिए। एंड मीडियम इन व्हिच कॉइल इज प्लेस्ड, इज इट क्लियर? ओके, अलग अलग कॉइल का ये एल अलग अलग होता है। अब इसका रोल क्या है समझिए जल्दी से। कैपेसिटेंस का रोल क्या होता है? कैपेसिटेंस का रोल क्या होता है बताओ? चार्ज स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना। वेरी गुड। रेजिस्टेंस का रोल क्या है? रेजिस्ट करना, हीट डेवलप करना। अरे बोलो ना यार, हीट स्टोर नहीं करता, डेवलप करता है, डिसिपेट करता है। क्या करता है? इंडक्टेंस का काम क्या है? अभी पता नहीं है, बता रहा हूं। इंडक्टेंस का काम है ये एसी जो है ये भी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर करता है। कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कराता है। इसको मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को स्टोर कराता है। और इंडक्टेंस, इज इट क्लियर? और ये तभी काम करता है जब सर्किट में टाइम वेरिंग करंट हो। क्या हो? अगर सर्किट में टाइम वेरिंग करंट नहीं होगी ना तो ये एल का रोल नहीं रहेगा। एल अपना रोल तभी दिखाएगा, आपने देखा होगा अभी एक एलआर सर्किट भी बताया था, सीआर सर्किट के साथ साथ मैंने बताया था एलआर सर्किट बताएंगे, बताया था, कहा था ना। जब सीआर सर्किट बता रहे थे याद आया? बोला था एलआर सर्किट भी बताएंगे। तो एलआर सर्किट तभी बताएंगे जब करंट सर्किट में चेंज होगी। तो सर्किट में जब करंट चेंज होती है तब ये एल काम करेगा। करंट चाहे डिक्रीज हो चाहे करंट इंक्रीज हो। इस एल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया का रोल समझ में आता है? क्या होता है? हमेशा उस स्टेट का अपोज करना जिस स्टेट से वो, वही तो इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का मतलब ही होता है। इनर्शिया, मोमेंटम इनर्शिया में यही काम होता है। यही आपको पता है, मास भी इनर्शिया का रोल करता है। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी जो इस चेंज ऑफ स्टेट का अपोज करे। तो एल को इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्यों कहते हैं बच्चों? बिकॉज ये करंट के ग्रोथ होने का या करंट के डिके होने का अपोज करता है। व्हाई एल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया? बोलिए। करंट के डिके और करंट के ग्रोथ का ये अपोज करता है। और सर्किट में करंट अगर कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी तभी एल अपना रोल प्ले करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अगर सर्किट में कांस्टेंट करंट होगी तो एल का कोई रोल नहीं है। एल सिर्फ काम का हो, बेकाम का रहेगा, सर्किट में लटका रहेगा लेकिन उसका कोई रोल नहीं रहेगा। सर्किट में एल तभी काम करेगा कॉइल का इंडक्टेंस जब सर्किट में करंट चेंज हो रही होगी। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, सर्किट में जब करंट चेंज होगी तो लिख लीजिए एल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एल को हम लोग इलेक्ट्रिकल इनर्शिया भी बोलते हैं बिकॉज इज ऑलवेज अपोज द चेंज ऑफ करंट। L is also called electrical inertia के नाम से होता है। क्या नाम से जानते हैं? अगर ऑप्शन में ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया उसने बोला which of the following represent electrical inertia, चार ऑप्शन दे दिए, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। तो आप किस में टिक करोगे? इंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है, रेजिस्टेंस नहीं है।
उसको तो करंट चाहे कम हो चाहे बढ़े चाहे करे, वो तो हमेशा डिसिपेट ही करेगा। अरे बोलो ना, कैपेसिटेंस हमेशा एनर्जी स्टोर ही करेगा। ओके, बट ये आपका करंट चेंज हो रही हो तब ये रोल प्ले करेगा। तो एल के इलेक्ट्रिकल, इससे एल का यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों? एल का यूनिट निकल के क्या आएगा? फाई डिवाइड बाई आई। क्या बन जाएगा? वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर। तो जरा देखिए, वेबर पर एम्पियर, इसको हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी। दिस इज कॉल्ड हेनरी। हेनरी एक साइंटिस्ट थे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे? जब भी कोई साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट होती है तो पहला लेटर स्मॉल सी लिखते हैं, बोलो ना, और सिंगल लेटर में लिखना है तो ऐसे कैपिटल ऐसे। ये यूनिट का लॉ है इसका। इज इट क्लियर? तो सेल्फ इंडक्टेंस समझ आया क्या है? तब रोल प्ले करेगा जब सर्किट में करंट चेंज हो रही होगी, तभी रोल प्ले करेगा, अदरवाइज रोल प्ले नहीं करेगा। और इंडक्टेंस कॉइल को कैसे दिखाते हैं? चाहे इंडक्टेंस का सर्किट नोटेशन क्या है, हटा दो इसको। इंडक्टेंस का जो सर्किट नोटेशन होता है वो इस तरह से करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का सर्किट नोटेशन कैसा होता है? यू यू यू। कैसे? यू यू। कैपेसिटेंस का सर्किट नोटेशन कैसा है? यू। इंडक्टेंस का सर्किट नोटेशन कैसा है? यू। बोलो ना यार, ये सर्किट नोटेशन है इंडक्टेंस का। ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस का नोटेशन, ये कैपेसिटेंस का नोटेशन, इंडक्टेंस का नोटेशन होता है यू। अरे बोलिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि कॉइल आपकी स्क्वायर है और इंडक्टेंस ऐसे दिखा रहे हैं। अरे वो नोटेशन है यार, सर्किट नोटेशन। बैटरी का नोटेशन कैसा होता है? एक टर्मिनल बड़ा, एक टर्मिनल छोटा, वो बैटरी की नोटेशन। ये क्लियर? आगे बढ़े। तो ये है। अब देखो, सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। अब देखो, मैं आपको बता देता हूँ कि एल का रोल क्यों है ऐसा, क्योंकि सर्किट करंट चेंज होती तभी एल का रोल प्ले होता है। इसको आप समझो जरा ध्यान से। जैसे कोई भी कॉइल में आपने लिखा कि फाई बराबर क्या लिख दिया? एल आई लिख दिया। ओके, अब आप जरा ध्यान से समझिए। अगर आई कांस्टेंट होगी, पहला केस, अगर हम आई कांस्टेंट ले लेते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं, एल तो कांस्टेंट है, कॉइल की ज्योमेट्री और कॉइल के मीडियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको d5/dt करता हूं जरा, इसको तो क्या आएगा? L di/dt। ये तो जीरो नहीं हो जाएगा? तो देखो, जब ये जीरो हो जाएगा तो ये इसके आगे अगर माइनस भी लगा देते तो क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हो जाएगा वो जीरो नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कॉइल में अगर कांस्टेंट करंट पास कर रहे हैं तो कॉइल के एंड्स के अक्रॉस, कॉइल्स के एंड्स के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो जीरो होगा। कॉइल के एंड्स के अक्रॉस क्या होगा? वोल्टेज जीरो। बताया नहीं था अभी? अगर सर्किट में करंट कांस्टेंट होगी तो एल का रोल ही नहीं रहेगा। जब वोल्टेज ही नहीं डेवलप कराएगा तो उसका ऐसे इंडक्टर का मतलब क्या? कांस्टेंट करंट होने की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर है आपको? ओके, क्या हुआ? व्हाट्सएप है। बराबर नोट कीजिए। तो आई कांस्टेंट होने की वजह से आपने देखा कि वोल्टेज डेवलप अक्रॉस द इंडक्टिंग कॉइल क्या हो गया? थोड़ा जल्दी मूव करें। अगर मान लो सर्किट में करंट चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या याद रखना, अगर I इज इक्वल टू चेंज हो रही है तो चेंज अगर करंट है तो I इंक्रीज भी हो सकती है,
अगर इंक्रीज होगी तो डी आई बाई डी टी कैसा होगा, पॉजिटिव, और आई अगर डिक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी कैसा होगा, नेगेटिव। तो अगर मैं किसी इंडक्टिंग कॉइल ले लूं, इंडक्टेंस ले लूं या 1 और 2 ले लूं, और आपसे कहा जाए कि V12 बताएं, करंट आई है इस इंस्टेंट पर, और मैं कहूंगा V12 बताओ इस केस में, तो आपको याद रखना, हमने याद जब हमको साइन कन्वेंशन मैंने सिखाए थे तो मैंने तीनों साइन कन्वेंशन एक साथ बताए थे, याद करो। रेजिस्टेंस का इंडक्टेंस के साथ सिमिलरिटी बताई थी मैंने, याद कीजिए बताया था। कैपेसिटेंस का बैटरी के जैसा बताया था, और जब इंडक्टेंस का जो मैंने बताया था उसमें एक बात और साथ में बताई थी, करंट का साइन का जरूर ध्यान रखना। करंट अगर इंक्रीज करेगी तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा, करंट डिक्रीज हो रही होगी तो डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा। ये अभी भी बता दिया मैंने दोबारा। तो अगर मैंने करंट आई मानी है तो अगर मैं लिखूंगा प्लस एल डी आई बाई डी टी और साथ में डी आई बाई डी टी का साइन, साथ में डी आई बाई डी टी का साइन, क्योंकि मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। अगर V2 बन जाऊंगा इसी में तो V2 बन गया होगा माइनस के एल डी आई बाई डी टी और साथ में डी आई बाई डी टी का साइन। ये वोल्टेज हो गया इसके लिए, बोलो ना यार, या ओवरऑल दोनों के लिए काम आ गया। सिंपल सी बात है, करंट की डायरेक्शन जाओगे तो एल डी आई बाई डी टी लिखना है प्लस में, और साथ में डी आई बाई डी टी का साइन। अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव, करंट डिक्रीज हो रही है तो डी आई बाई डी टी, यहाँ भी डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो सकती है, यहाँ भी डी आई बाई डी टी नेगेटिव हो सकती है। ये तो मैंने 2 से बन जाने के लिए किया। अपोजिट जाओगे करंट के तो माइनस आई आर होता है, याद करो। यही मैंने इंडक्टेंस में भी सिखाया था, करंट के अपोजिट जाओगे तो इंडक्टेंस में ये आएगा माइनस के एल डी आई बाई डी टी, रेजिस्टेंस में माइनस के आई आर, और साथ में इसमें डी आई बाई डी टी का साइन लेना होगा। अरे बोलिए, तो ये बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखना, अगर इसमें आपने गड़बड़ करी साइन कन्वेंशन में तो आप लोग गलत कर जाओगे और आंसर नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन हो जाए इसका ताकि यूज करना भी आ जाए इसको। इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, क्या होते हैं, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टिंग कॉइल, टर्मिनल वोल्टेज इंडक्टिंग कॉइल। तो टर्मिनल वोल्टेज अलोंग द इंडक्टिंग कॉइल प्लस एल डी आई बाई डी टी अलोंग विद साइन ऑफ डी आई बाई डी टी अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और माइनस एल डी आई बाई डी टी अलोंग विद साइन ऑफ डी आई बाई डी टी अगर करंट के अपोजिट जा रहे हैं। इज इट क्लियर? मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, बता दूं, इरेज कर दूं। तो अब जरा एक क्वेश्चन जरा इसमें देख लेते हैं हम, ये साइन को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए। मान लेते हैं हमने एक किसी सर्किट का एक पार्ट ले लिया, क्या ले लिया, किसी सर्किट का पार्ट ले लिया। हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन ही करा देते हैं ताकि वेरीफाई हो जाए। देखिए इजी हो गया, कोई बात नहीं, कर लीजिए। If the current I is shown in figure, if the current I is shown in figure, if current I is shown in figure और I N to M जा रही है, कैसे जा रही है, N to M जा रही है, N to M, ओके। I is shown in figure इस 3 और करंट जो है, करंट की जो वैल्यू दे रखी डी आई बाई डी टी दे रखी 3 एम्पीयर पर सेकंड दे रखी, कितना, और अब उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, इंक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजेस बोल दिया, क्या हो गया, इंक्रीजेस विद रेट लिखा है उसने, इंक्रीजेस विद रेट 3 एम्पीयर पर सेकंड की रेट से इंक्रीज कर रही करंट। तो आपको M और N के बीच में पोटेंशियल बताना है, VMN बताना, VMN का मतलब हो गया VM माइनस VN, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, अगर आप उसको सही से प्रयोग करोगे तो आप एक ही बार में आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शंस में दे देता हूं, ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 9 वोल्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज 9 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन इज माइनस के 3 वोल्ट, एंड थर्ड ऑप्शन प्लस के 3 वोल्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज माइनस के 9 वोल्ट। आंसर इतनी जल्दी आ जाना चाहिए तब तक। एल की वैल्यू जो दे रखी है किसी में 1 हेनरी है, हर एक एल जो है वो 1 हेनरी का है, कितना है, 1 हेनरी का है। हर एक
एल जो दे रखा है 1 हेनरी का है। अगर इसमें भी अगर आंसर के अलग अलग आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोग बिल्कुल सही काम नहीं कर रहे। अगर इसके बावजूद भी अगर आंसर सबके अलग अलग आएंगे, किसी का कोई आएगा किसी का कोई आएगा, तो मान लीजिए ये बैलेंस क्लास में नहीं, बैलेंस नहीं। अभी सीरीज पहला सिखाया है क्या? जो तुझे को अभी तेरे को पता है कि इंडक्टेंस का सीरीज कैसे होता है, अभी सिखाया है क्या? ज्यादा आगे दिमाग में और जितना जैसे सिखाया उसी पे काम करो, उसी पे काम करो। अभी मैं सीरीज में पहले की बातें नहीं करी तो आप क्यों आगे बात कर रहे हो? रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल होता है, फिर सीरीज पैरेलल इसका मैंने बताया कि इसमें एक चीज और आती है सीरीज पैरेलल, वो तुमको पता ही नहीं है। आगे की क्यों दिमाग लगा? सिंपल सिंपल साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जाके काम नहीं कर पा रहे हो। आंसर बताइए इसका क्या है? प्लस 9 वोल्ट या माइनस 9 वोल्ट? आधे बोले माइनस प्लस, एक से बोलो तुम बताओ नहीं, क्या लेना? माइनस 9 वोल्ट यही दिक्कत होती है कि सबके रिजल्ट एक जैसे क्यों नहीं आते, यही रिजल्ट होता है। सब कुछ सिखा रखा है, इसके बावजूद कंफ्यूजन में है कि 9 वोल्ट माइनस में है प्लस में है क्या है, ये भी अभी कंफ्यूजन में लगा हुआ है। इतना साफ साफ सिखा रखा है। तुम बताओ बेटा, तुम्हारा प्लस 9 वोल्ट आ रहा है? ये लड़की अपना नुकसान उठाएगी पक्का, तुम्ही को कह रहा हूँ। एम से एन जा रहे हो, अपोजिट जा रहे हो करंट के, तो बी एम एन इज इक्वल टू कितना होगा? माइनस के एल डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी एल की वैल्यू 1 हो गई, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव 3, और ये भी माइनस 3, ये भी माइनस 3, तो माइनस 9 नहीं हो गया? नुकसान उठाएगी तू अगर तू इस तरह से काम करती नहीं। अरे सर क्या हुआ? अरे सर सिंपल क्वेश्चन को भी तुमने प्लस 9 वोल्ट ज्यादा कॉन्फिडेंस करोगी तो नुकसान हो जाएगा। क्लियर है? ये मॉड्यूल में ये क्वेश्चन होगा, आप देख लेना स्टार्ट करना। अब आपको मैं स्लाइड बता रहा हूं, क्वेश्चन और देख नोट कीजिए। ठीक है, इस बार आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। एक हर एक बच्चे का आंसर एक ही आना चाहिए, दो नहीं आएंगे आंसर। अरे बोलिए। क्वेश्चन ये है बेटा, इसमें एक पॉइंट दिया है, ये बाकी नहीं होगी। ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और करंट इसमें से जा रही है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम रेजिस्टेंस है, दिस इज 1 ओम रेजिस्टेंस, एंड ये 5 मिली हेनरी है। कितना है ये? 5 मिली हेनरी का इंडक्टेंस दे रखा है, और इसमें बोला है कि इस सर्किट में जो करंट है I बराबर 4 एम्पीयर की करंट है, और करंट इज इंक्रीजिंग, करंट जो है इज इंक्रीजिंग with rate, current is increasing with rate of 10 to the power 3 ampere per second, 10 to the power 3 ampere per second की रेट से करंट इंक्रीज कर रही है। तो आपको बताना है फाइंड BB माइनस BA, क्या निकालना है? BB माइनस BA बताना है। बताइए, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दूं या ना दूं? बताइए, आवाज नहीं आई। माइनस 11 वोल्ट, 11 वोल्ट, माइनस 21 वोल्ट एंड 421 वोल्ट, इनमें से आंसर है, वो आंसर 1 मिनट के अंदर ही आना चाहिए, नॉट मोर देन दैट।
आया नहीं आंसर अभी तक? ऑलरेडी साइन कन्वेंशन में सिखा रखा है, बताइए सिखाया था कि नहीं? आवाज नहीं आई, इसका मतलब किसी को पता ही नहीं। आगे आंसर कितना आया? तुम्हारा कितना आया? होती पटेल आया कितना? -11। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपको जब लॉजिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो साइन मिस्टेक कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? ना समझ बच्चे थोड़ी हो तुम जो आप साइन मिस्टेक कर दोगे। बताओ नेक्स्ट। एक आंसर इसमें -21 भी आ चुका है, आंसर +21 भी आ चुका है, -11 भी आ चुका है, कुछ और है। अब बताइए, एक छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए इस क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे में आंसर के वेरिएशन में कितने सारे आ जाते हैं। इसलिए तो किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है, किसी अरे सबका एक जैसा आंसर आना चाहिए, पढ़ाया तो एक जैसा जा रहा है, तो दिमाग क्यों डंप हो रखा है? आंसर एक ही है, 2-3 आंसर नहीं है। इसका ये भी आंसर हो जाएगा, वो भी आंसर हो जाएगा। देखो, एक में माइनस भी लिखा, एक में प्लस भी लिख दिया जानबूझ के। अगर आंसर ये होना होगा तो यही होगा, अगर ये होना होगा तो यही होगा, दो नहीं हो सकते आंसर। और ये भी पूछा जाता है किस पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा होगा, ए का या बी का, तो वो डिपेंड करेगा। पहले वोल्टेज पर निकालो। आप बोलो, कुछ बोलना चाह रहे थे? क्या है आरती? -21। अगर अब इसमें इस बार गलत हो गया ना, तो मेरा चश्मा निकाल के अपने पास रख दूंगा नहीं तेरे। अगर तुम्हारे इस बार गलत आया तो सच में चश्मा ले लूंगा तुम्हारा। बताओ सोना कितना है? -11। अब एक काम कर, इसका आंसर दे। तेरा आंसर क्या है? आवाज जोर से बोल। अब आंसर ये इसका वोल्टेज स्टेट दे रखी है सभी को, निकाल दी। बंद क्यों कर रखा है? कॉपी निकाल लो, देखो खुद ही। एक तो आपको स्टडी मटेरियल दे रखा है, उसी को प्रॉपर लगा नहीं रहे हो, उसको ठीक से सामने रख लिया करो, जब क्वेश्चन देगा तो भेज लिया करो आंसर उसका फटाफट। -21 आंसर आ रहा है और इसका चश्मा निकालो, मुझे दे, निकाल इसका चश्मा। उसको जरा समझा दो। अभी सही कर दिखा दे, मैंने अपनी सिर्फ ज्यादा एडवांस बनने के चक्कर में अपनी अपनी जो वो करवा रहे हो खराब नहीं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तुम्हारा आंसर आएगा? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? बताओ क्यों नहीं आया? चला, मैं सिखा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी बात नहीं मानोगी? क्यों? लिखा कौन रहा है? मेरी बात भी कहना नहीं मानोगी? अपने तरीके से चलोगी? क्यों अपने तरीके से चलोगी? आंसर कितना है? आ गया था।
मेरा क्या आ रहा था प्लस में क्यों आ रहा था अभी सही कर मेरा भी गलत हो रहा है। अब बताइए अगर आप बताई हुई चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हो तो ये किसकी गलती है आवाज दो किसकी गलती है तो क्यों नहीं ठीक कर रहे हो इसको कौन ठीक करेगा इसको मैं नहीं करूंगा समझकर सिखाई तो सकता हूँ और एग्जाम्पल दे ही तो सकता हूँ सही तो आप ही को करना पड़ेगा ना क्यों आज के बाद तुम मुझसे मिलना जरा एक बताता हूँ तेरे को ठीक है भाई तो आंसर कितना आ रहा है नैन्सी अब समझ आया करके एक बार खुद करके देखो -21 आना चाहिए मैं अब नहीं बताऊंगा कैसे आएगा -21 खुद निकालिए इसका नहीं आया तो आंसर निकालिए खुद एक बैटरी के अलग से डाल दी रेजिस्टेंस के अलग से डाल दी हाँ काम भी खराब कर दिया अभी तो मैं कैपेसिटेंस भी डाल सकता हूँ इसमें क्या कैपेसिटेंस भी डालूंगा बोलिए जब साइन कन्वेंशन बता दिया तो फिर क्या प्रॉब्लम हो रही है अब निकाल के देख इसने हाँ निकाल अब बता बेटा अगर ऐसे कह रहे हो कि आ तो रहा है पर कैसे क्या हो रहा है दिक्कत क्या हो रही है तुम्हारा आंसर आ गया अब क्यों आ गया आपने दिमाग से ज्यादा चलने की कोशिश कर रही है सर लास्ट वाले क्वेश्चन में तो 9 वोल्ट का आंसर है आपने तो 9 वाले वोल्ट उसका देखो ना उसमें मैंने चेक नहीं करा था आंसर उसका अच्छा उसमें एम अच्छा एक बार फिर से कर लेते हैं ऐसा नहीं है 9 वोल्ट होगा तो 9 ही आएगा उस पहले वाले सर्किट में एम टू एम निकालना नहीं एम टू एन निकालना है एन टू एम निकालना था क्या एम इधर था एन उधर था ना तो माइनस ही आएगा करंट ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी करंट ऐसे जा रही थी हाँ करंट ऐसे जा रही थी ना हाँ तो हो तो गया अब करंट अगर ऐसे जा रही थी तो माइनस लगाओगे -9 वोल्ट करेक्ट है उसको छेड़ दो गलत उसको काट दो आंसर मेरा 9 वोल्ट अगर आपकी करंट ऐसे जा रही थी उसमें और हम ऐसे जा रहे थे तो माइनस के 9 वोल्ट ही आंसर माना जाएगा समझे ये आंसर माना जाएगा ये ध्यान रखना और करंट इंक्रीजिंग भी है वो n2m आएगा प्लस में n2m प्लस में आएगा m2n माइनस में आएगा नोट कर लीजिए ओके अगर उसमें गलत दे रखा है तो मैं उसको सही नहीं कहूंगा कि सही है जो गलत है वो गलत है अब उसमें क्या वो कह रही बच्ची -9 ही दे रखा है अभी ऐसे कैसे उसमें 9 दे रखा है बच्ची ने पागल कर दिया इसने यार अभी बोली थी +9 दे रखा है इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कैसे किया जाए इसका स्पेशल ओके हटा दूं अब जरा इसका आंसर देखना देख लीजिए कैसे आ रहा है इसका आंसर देखो a टू b का निकालना है ना b से a का निकालना है ना तो b से चलेंगे आप तो b से जाएंगे ba इक्वल टू क्या पहले ये मिलेगा तो आप करंट माइनस के लगाओगे माइनस के लगाओ अपोजिट जा रहे हो ना तो 5 * 10 to the -3 मिली l हो गया और di/dt कैसा है di/dt पॉजिटिव है di/dt कितना है 10 to the power 3 और ये माइनस क्यों लगाया समझ आया अपोजिट और करंट इंक्रीजिंग इसलिए करंट के लिए प्लस लिखा और अब इसमें जा रहे हो इधर बैटरी में करंट का डायरेक्शन देखते हैं बैटरी में पोलैरिटी देखते हैं बैटरी में -2 प्लस आते तो -12 भर बोल रहा है और अब इसमें रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हो करंट ऐसे हम जा रहे हैं ऐसे तो माइनस के 1 into कितना 4 i4 दे रखी है सॉल्व कर लो कट जाएगा कितना होगा -5 -12 -4 कितना आया -21 आया ना कितना इजी आंसर आ रहा है कोई दिक्कत है क्या अगर आप इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो माइंड आपका सही नहीं है इसकी आप ट्रीटमेंट कराइए डॉक्टर से मिलिए तो बोलिए ना सिंपल सी बात अब यही कराते रहेंगे आगे भी बढ़े
हो गया। अब देखिए एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला कैसे जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आया है। कंसीडर सोलेनोइडल कॉइल, नोट डाउन, कंसीडर सोलेनोइडल कॉइल एंड फाइंड इट्स सेल्फ इंडक्टेंस। एक सोलेनोइडल कॉइल है और उसका सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। क्या बताना है? एक सोलेनोइडल कॉइल है ये, दिस इज सोलेनोइडल कॉइल, और नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल के हैं वो n है। कितने हैं? n है, और इसकी लेंथ l है, और रेडियस इसकी कितनी है? r है, स्मॉल r है। अब इसमें कॉइल में ये नहीं बोला जाएगा कि करंट पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए आपको करंट अज्यूम करनी पड़ती है ताकि मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओ, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता करंट का, एल के एक्सप्रेशन में आई नहीं आता। इसका एल निकालना, तो एल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका फाई निकालना पड़ेगा और जो आई खुद की करंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा निकाल के बताइए, इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाल के बताइए कितना होगा। सोलेनोइडल कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखी है, लेंथ l दे रखी है, और रेडियस r दे रखी है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करके बताइए। और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया होगा, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये गेट खोल रहा हूँ, ठीक है। जल्दी बताइए, स्टेप वही रहेगी। Yeah. इतनी छोटी सी चीज के लिए पेज पलटनी पड़ता है, छोटी चीज। मैं सबको देखता हूँ, मन क्या करता है, सब पे नजरें रहती है। बोली मत, तेरा जब तक पीठ में नहीं करूंगा मैं, तब तक मैं तेरे से बात ही नहीं करूंगा। ज्यादा मुझे परेशान कर रखा है, बताता हूँ। बताइए आया कितना आया? कैपिटल एन म्यू नॉट, स्मॉल एन भी है, पाई आर स्क्वायर। हाँ, इसको स्मॉल एन को कैपिटल एन को एन बाई एल कर देंगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई एल ना। ये मुझे सही भी लग रहा है, चेक करना पड़ेगा, सही लग रहा है मुझे। आया क्या? ठीक है, जरा देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें करंट अज्यूम करेंगे। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई होती है कि नहीं? और एन हमें स्मॉल दे रखा है, बड़ा दे रखा है, तो म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल लिख देंगे, इनटू आई लिख देंगे। क्यों? अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एन टर्न से पास हो रही, किससे? तो जो टोटल फ्लक्स आएगा वो एन फाई आएगा, एन फाई ईच आएगा कि नहीं आएगा? फाई टोटल जो आएगा, टोटल जो आएगा एन इंटू फाई ईच आएगा हर एक टर्न से। तो ये कितना हो जाएगा? एन इंटू बी इंटू ए आएगा नहीं? तो बी की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट
n अपॉन l इंटू आई, तो a कितना होगा पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही आया। अब इसमें जो आएगा इसमें i को अलग कर लीजिए, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन l इंटू आई, i को अलग कर लीजिए, तो जो ये पाई अपॉन आई आएगा यही तो l हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, देखिए तरीका यही रहेगा सेम, ये आएगा। तो ये आप बताओ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइडल कॉइल किस पे डिपेंड कर रहा है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, नीट में क्वेश्चन आ गया तो वो पूछेगा अगर नंबर ऑफ टर्न सेल्फ इंडक्टेंस इसकी सोलेनोइड कॉइल के 8 टाइम्स कर दिए जाए, कितने, और करंट चेंज नहीं कर रहे हैं और रेडियस हाफ करते हैं, तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना वो चेंज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको यहाँ से निकाल लेना है। इसका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और रेडियस हाफ कर देंगे तो r/2 हो जाएगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, इससे इसी से आंसर आएगा। और कहते सोलेनोइड की लेंथ को 3 टाइम्स कर दें तो और अच्छा बन जाएगा, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर याद कर सकते तो कर लो, नहीं याद कर सकते तो निकालो, 2 मिनट लगता है। ठीक, अगर आप सावधानी से क्वेश्चन समझ के करोगे ना तो मैं बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन बड़े आराम से फिजिक्स में करके आ सकते हो, बड़े आराम से, बगैर कोई प्रॉब्लम के। और 30 क्वेश्चन अगर आपने सही करके आए तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 120, जबरदस्त मार्क्स आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा समझे। और आराम से, और आपको तो सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन कितने आएंगे, 50 आएंगे, इसमें 5 छोड़ने हैं आपको, अरे बोलो ना यार, कोई भी 5 छोड़ने हैं, तब भी अगर आप 30 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो धिक्कार है यार। घर से दूर रह के आप हमेशा पढ़ते रहते हो तब भी मार्क्स नहीं ला पाओगे क्या, बोलिए। आप सब लोगों को सिलेक्ट होना है, ये ध्यान रखिए। ये है कि कोई अच्छी रैंक लेके आएगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन सिलेक्ट सभी को होना है, ये ध्यान रखिए। होना है नहीं होना है, अब पटेल तो बोल ही नहीं रही, पटेल सिलेक्ट होना है, यस। बायो से मत डरो, बायो के नोट्स रट डालो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ डालो हैं, और सिलेक्शन करवा डालो। केमिस्ट्री तो आप कर ही लेते हो अच्छा है। ओके नेक्स्ट, अब मैं एक कॉइल ले रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिए। एक हमने ले ली ये स्क्वायर कॉइल ले ली, क्या ले लिया, स्क्वायर कॉइल ले लीजिए, और उसके नंबर ऑफ टर्न्स n1 ले लिए, कितने ले लिए n1, और इसके अंदर एक सर्कुलर कॉइल रखी है, क्या रखी है, और रेडियस स्मॉल r है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, चलो इसको नहीं लेते, ये ले लिया क्योंकि 2 कॉइल नहीं होते, एक ही कॉइल होता है। तो इस कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स n ले ली हमने, इसकी लेंथ हमने l ले ली, लेंथ l ले रही इसकी, तो आपको इसका सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, पाई सेल्फ बताना कितना होगा, पाई सॉरी l बताना क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल बताना, सेल्फ इंडक्टेंस बताना है, बताइए जरा सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तरीका वही रहेगा सेम, स्क्वायर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, करिए।
आ गया Yes, sir. क्या आया? आवाज नहीं आई, आवाज बहुत देखते बोलो। ये देखो मैं मार्कर अपना वाला लेके हाँ बोलिए। म्यू नॉट एन आई, यस शाबाश। म्यू नॉट एन आई 2√2 आई कहाँ रहता है बेटा? आई कहाँ रहता है? हाँ म्यू नॉट एन 2√2 एन स्क्वायर फिर एन स्क्वायर एल स्क्वायर ऊपर हाँ फाइव सेल्फ नहीं बताना है, एल बताना है, सेल्फ रिलेटेड बताना है। रूट ऑफ 2 बस रूट 2 एन म्यू नॉट एल बाई पाई एल स्क्वायर ऊपर है आगे क्या आया? म्यू नॉट एन इस यहाँ से तो मैं बात ही नहीं करूँगा। ये बी देख लेते हैं। आपका बता कोयल। √2 ये वाला आ रहा है। अच्छा वो आ रहा है, वो वाला चेक करें। किसी का ये आ रहा है, किसी का वो आ रहा है, देखते हैं। ठीक है बच्चों, इसको जरा देखिए। इसमें सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और इस फील्ड को यूनिफॉर्म मानेंगे। क्या मानेंगे? इस फील्ड को यूनिफॉर्म पूरे रीजन में मान सकते हैं। इसका मान सकते हैं साइज छोटा है, क्या मान सकते हैं? तो जो इसके सेंटर में फील्ड होगी वही इसके पूरे रीजन में फील्ड होगी। हम ये मान के चलते हैं कि इसका जो स्क्वायर कॉइल है इसका साइज स्मॉल है। ठीक है, तो जरा देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स एक का जो फील्ड आई उसको मल्टीप्लाई बाय 4 से करना पड़ेगा। करंट आई मान ली तो एक ही फील्ड निकालते हैं, तो करंट इसको हम यहाँ लेंगे, ये 45 एंगल आएगा, ये 45 एंगल आएगा, ये कितना होगा? ये L/2 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? वैसे ये L/2 डिस्टेंस होगी। अब एक ही फील्ड तो क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। आर कितना होगा? L/2। अरे बोलिए इनटू sin 45 प्लस sin 45 कितना होता है? 2/√2। अरे आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको सिंपलीफाई करो जरा, कितना आएगा? 4 से 4 कट जाएगा, ये आएगा आपका 2, ये इससे कट जाएगा 4, ये आएगा आपका 4 म्यू नॉट n भी रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स n भी तो रहेंगे। 4 म्यू नॉट n अपॉन 2√2l अपॉन √2l आएगा कि नहीं आएगा? पाई भी आएगा, चेक करो। ये अभी मैग्नेटिक फील्ड आई, क्या है ये? अभी मैग्नेटिक फील्ड आई है पूरी। 4 म्यू नॉट n अपॉन √2l पाई आया ये इनटू i। अब आपको भी निकालना है क्या? फ्लक्स निकालना। फ्लक्स कितना होगा? B × A
अब ए में फिर से एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन फील्ड होगी और एरिया भी तो एन टर्न्स हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एन भी ये कर देंगे तो एन इसका कितना होगा 4/√2 म्यू नॉट एन अपॉन एल पाई इंटू आई, और ये कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा एल स्क्वायर। ओके, आएगा कि नहीं आएगा? तो अब जरा प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, जरा इसको प्रॉपर जरा सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर और 4/√2 पाई और एल ऊपर चला जाएगा, ये कुछ आएगा, आई को बाहर निकाल लेते हैं और 4 को लिख सकते हैं कितना, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2√2 आ जाएगा, कितना आएगा 2√2। तो आंसर चेक करो जरा कितना आएगा, 2 म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन पाई। ऐसा कुछ आंसर किसी ने बताया तो था ये, लेकिन एन स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, ये सही काफी हद तक सही किया, लेकिन एन स्क्वायर की वजह से गलत हो जाता था। कौन सा समझ आया नहीं आया? यस सर। नहीं, ऐसे करते हैं हाँ, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एंगल थीटा 1 होता है, ये थीटा 2 होता है, करंट I पास होती है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है v0 अपॉन 4 पाई I/r sin थीटा 1 और sin थीटा। वही तो करा, और क्या करा, n से 3 मल्टीप्लाई कर दी, कन्वर्टेंस n है, एरिया को भी n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो ना, फ्लक्स भी ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे? यस सर। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस समझ आ गया। यस सर। अब राइट डाउन म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? क्या बताऊं, पूरा ही तो मैं कितनी बार तो समझाऊंगा, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो 1000 बार भी समझाऊंगा। फाई बराबर क्या होता है, b × a करना होता है और n से मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ेगा। n b की वैल्यू तो आपको पता है, एक टन की फील्ड कितनी आएगी, एक टन की फील्ड ही आएगी, एक टन की, ये फॉर्मूला ये वाला लगाया। r इसमें l/2 कर देंगे, टोटल लेंथ l है ना, तो इसकी डिस्टेंस r/l/2 नहीं हो जाएगी, तो एक टन की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/l/2 r हो गया, और sin 45 प्लस sin 45, तो sin 45 की 1/√2 होती है, तो 2/√2 एक टर्न की आई, और 4 ऐसे 4 टर्न है, 4 से, और नंबर ऑफ टर्न n है, तो 4n नहीं कर देंगे। इसको सॉल्व कर लिया तो ये हमारी n टर्न्स की फील्ड आ गई सेंटर। अब इस फील्ड के फ्लक्स निकालना है, तो इसकी खुद के एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया में भी n करना पड़ेगा, और फिर i को अलग कर लेते, जो ये लिखा रहेगा वही हमारा 5l हो जाएगा। ये सिंपल है, हमेशा बेसिक को ही फॉलो करना है, उस पे काम करना है, उससे हिलना डुलना नहीं है। लेकिन इस बार इसने कम से रानीपुर ने इतना तो सही किया कि 2√2 तक तो पहुंची गई थी। रानीपुर क्यों, रानीपुर तो मैंने बताया था ना, बहुत बढ़िया। तो मेहनत अगर सही डायरेक्शन में करोगे तो उसका फायदा मिलेगा, और अगर आप हवा में उड़ोगे इसलिए की तरह तो हो जाएगा। आती हुई चीजों को ही गलत करती है, नहीं तो ये फर्स्ट रैंक ला सकती है, नहीं ला सकती, लेकिन ज्यादा होशियारी में रहती है, उड़ जाती है। जब तक फर्स्ट रैंक लेके नहीं आएगी, मैं ऐसी डांटता रहूंगा, हटा दूं आपको, कोई दिक्कत, कोई तो पढ़ने की दिक्कत ही रहती है, क्या दिक्कत हो, हल्का लफड़ा है तो हटा देता हूँ, हटा ही देता हूँ। हाँ, ये भी निकली, कौन सा छोटा वाला, बड़ा वाला एल है ही नहीं ना, छोटा वाला है कहाँ है, बड़ा वाला एल कहाँ, बड़ा वाला एल तो ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल है ना, छोटा वाला एल मतलब लेंथ एन नंबर ऑफ टर्न्स एन है। लो तो मुझे एक बात बता, अगर एक
एक सिंगल टर्न की अगर फील्ड निकालेगा तो इतना टाइम किया आएगा कि नहीं आएगा, पहले बता, इसका मुझे जवाब बता। एक सिंगल टर्न की फील्ड सेंटर में क्या होगी, एक वायर का मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। अब ऐसे कितने टर्न्स हैं, n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। आपको बताया भी था कि अगर एक सर्कुलर टर्न होता है तो एक टर्न की v0 ni by v0 i by 2r होती है। n टर्न होते हैं तो n से मल्टीप्लाई नहीं हो जाती, फील्ड n टाइम्स बढ़ नहीं जाती, सेम सेंस में सारे टर्न। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, ये बिल्कुल सही है, बैठ जाए, इसमें कोई मैं त्रुटि नहीं करूंगा, बैठ जाए। ये हो गया, n हो गया, और n एक कर दिया, और फिर हमने फ्लक्स निकाला तो n भी आया। इसमें काम करो पटेल, और थोड़ा सा दिमाग को बैलेंस रखो, हटा दो। जहां तुम सही होती हो वहां मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, जहां तुम सही नहीं होती मैं बात तुम्हारी नहीं मान सकता, नहीं बोलो ना यार, सिंपल सी। और कंफ्यूजन में लाने की जरूरत मत करो, ना और बोलो कंफ्यूज करो ना खुद, नहीं, हटा दो इसको, क्योंकि ये सीधे रिकॉर्ड हो रही है, सीधे चीजों को मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे सांस को आँच नहीं है। अगर कोई गलत है तो उसको समझ लेता हूँ, उसकी नहीं गलती हुई थी शायद कुछ क्वेश्चन में, उसको मैंने अज्यूम किया करके उसको सही किया। तो जो गलती होती है उसको सुधार लेना चाहिए, लेकिन जो गलत ही नहीं है उसको जानबूझ के क्यों उसमें काम किया जाए, बोलो ना दो उसको। तो इस तरह से काम, राइट डाउन म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसके बाद वो है ये सेम रहता है, ठीक है, लो ठीक है, लिया। पटेल तुम प्लीज अपना, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, मैं बता दूं तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, लेकिन तुम अपना अब इतना ज्यादा तुम्हारे अंदर वो चीजें दिमाग में हो रखी है, तो तुमने सही चीजों को भी गलत सोचने लगती। तुम जैसी बच्ची को कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल टू दी पॉइंट होना चाहिए, ये है तो है, समझे। तुम वो वाली बच्ची नहीं है जो कंफ्यूजन वाली बच्ची नहीं हो, लेकिन तुमने अपने दिमाग को खराब कर रखा है, जैसे श्रेया ने कर रखा है। मेरी बात मान लो बेटा, तुम्हारा फायदा होगा, नहीं मानोगी अब इसी में रहोगी तो एग्जाम के टाइम पे भी कंफ्यूजन में रहोगी। इसमें मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ तो क्या ये सही लगा रही थी, नहीं लगा रही। अगर ये चीजें अगर तुमने रिमूव नहीं करी ना तो नुकसान कोई हो जाए। एग्जाम के पहले आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं ये फॉर्मूला जो लगा रही हूँ 100% करेक्ट है और जो मैं काम कर रही हूँ सही कर रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना होगा। बोलिए, आपको अपने अंदर लानी होगा। अब राइट ऑन नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, है ये सिमिलर इसी टाइप का, लेकिन ये दो कॉइल के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? सेल्फ इंडक्टेंस सिंगल कॉइल में होता है और म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल में होता है। किसमें होता है? टू कॉइल्स में। तो समझते हैं, चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, it is the phenomena between two coil. It is the phenomena between, phenomena of EMI जरूर लिख लेना। It is the phenomena of EMI between two coil. EMI बोले तो electromagnetic action. It is the phenomena of EMI between two coils. तेरे से तो कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ मैं, तेरे ऊपर आने वाला हूँ, बहुत मुश्किल आती है। It is the phenomena of EMI between फिनोमिना ऑफ EMI क्या होता है? देखिए, अगर हमने एक कॉइल हमने ये ले ली और एक कॉइल हमने ये ले ली, एक अंदर कॉइल ले ली, एक कॉइल हमने ये अंदर वाली कॉइल इसको S मानते हैं, सेकेंडरी इसको मानते हैं प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी उसको लेना होता है जिसमें करंट पास करते हैं। बोलो ना यार,
सेकेंडरी उसको माना होता है जिसकी करंट की वजह से उसकी फील्ड आती है और वो दूसरे कॉइल के एरिया से पास होती है, बोलो ना। प्राइमरी किसको मानते हैं? जिसमें करंट पास करता है। हालांकि जब एम आएगा ना उसमें भी आई नहीं रहता, एम की यूनिट भी हेनरी होती है, जैसे एल की यूनिट होती है वैसे एम की यूनिट भी हेनरी होती है। बट समझो जरा क्या है, जब हम एक कॉइल में ऐसा भी मान सकते, एक कॉइल हमने ये ले ली और हमने सपोज करिए इसके अंदर एक कॉइल हमने ये ले ली, इसमें हमने करंट पास करी आईपी, आईपी बोले तो प्राइमरी करंट, आईपी बोले तो ये इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी खुद के इसके एरिया से पास होने लग जाएगी, सेकंड कॉइल के एरिया से फ्लक्स पास होने लग जाएगा। तो फ्लक्स किसका आएगा? सेकेंडरी का आएगा। किसका आएगा? प्राइमरी में करंट पास करी, सेकेंडरी में फ्लक्स आया, तो सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। प्राइमरी में करंट पास करी, उस प्राइमरी करंट की वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के एरिया से पास हुआ, उस फ्लक्स को सेकेंडरी फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? और सेकेंडरी फ्लक्स प्राइमरी करंट के प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, दैट्स ऑल। ओके, और ये यहां से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे एम में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? एम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, या कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस बोल देंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं। कैसे? ठीक है, क्लियर है? इसका भी यूनिट सेम बन जाएगा, देखना पाई एस अपॉन आईपी, पाई की वेबर और इसका क्या एम्पियर, इसको भी हेनरी बोलेंगे, नहीं इसको भी हेनरी कहेंगे, हेनरी ऐसे नोट करते हैं, यूनिट सेम रहेगा। अब ये बताओ, ये एम जो है कॉइल 1 का है, कॉइल 2 का है, या दोनों का है? सुनना मेरी ध्यान से, एम जो है, एम पॉजिटिव कांस्टेंट है, एफ क्या है? एल कभी नेगेटिव नहीं होता, एम कभी नेगेटिव होता है, एम पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होती है ना, इसलिए मैं उस पे तुम्हारी बात पकड़ लिया। एम इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, एल इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, तो एम कॉइल 1 का है या कॉइल 2 का है या दोनों का है? अरे दोनों का है। अगर ये करंट नहीं देता तो वो फ्लक्स, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां से देता? एक की वजह से नहीं आ रहा है, दोनों के सहयोग की वजह से आ रहा है। अरे बोलो ना, तो एम पर अधिकार दोनों का बराबर है। अरे बोलो, दोनों के सहयोग से उत्पन्न हुआ है। बोलो ना यार, M is the property of both coils. M is the property of both coils. Property of both coils. और ये भी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के जैसा ही है। अरे भाई एम भी इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, ये भी तो है, ये भी तभी काम करेगी जब करंट सर्किट में चेंज हो। ठीक है पटेल? मैं सच में पटेल तुम्हारे ये बहुत दिक्कत रहता है, पता है, बहुत ब्रेन तुम्हारा बहुत जबरदस्त है, लेकिन तुमने अपनी ब्रेन का सत्यानाश कर रखा। इस ब्रेन को सही कर ले, अभी पूरा 3 महीने 2.5 महीने हैं। अब तूने अगर डॉक्टर भी उसमें आई है तो प्लीज डॉक्टर बन जा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसको सही कर ले, बहुत ही अच्छा ब्रेन है तेरे पास। मैं बता रहा हूँ, इस क्लास में सबसे तेज ब्रेन तेरे पास है, लेकिन उस ब्रेन को तूने पता नहीं क्या जंग लगा रखी बीच में, क्या वो प्रकार चीजें सोचने लग जाती है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ, बताइए। इसलिए कि मैंने उसका दिमाग देखा है। मुस्कान का मुझे पता है, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं, मुस्कान का भी ब्रेन है, लेकिन जितना ब्रेन उसका है पटेल का, वो उसको मैथमेटिकली इंजीनियरिंग ब्रेन है उसका, मैं बता रहा हूँ। बट कोई नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पटेल प्लीज बेटा अपनी लाइन अपने उसको हील अप कर ले और लाइन पर आ जाओ। सिर्फ जो चीजें सीधे सिखा रहा हूँ ना, उसको वैसी सोच के उस पर काम करना है, उसमें क्रिया प्रतिक्रिया मत दे, उस पर काम करके मेहनत कर, फिर आज उसमें काम होगा।
उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वैसे कैसे हो सकता है। इतना टाइम नहीं है अभी आपके पास। अभी जो कॉन्सेप्ट सीधे सीधे सिखा रहे हैं उसको वैसे सीख और उस पर काम कर, ताकि तेरा सिलेक्शन हो जाए। फिर बाद में रिसर्च कर लेना। बोलना समझ गए? तो जरा ध्यान दीजिए। तो सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस में फर्क क्या है? दोनों में डिफरेंस समझ आया? वहां भी 5 प्रोपोर्शनल टू आई था, यहाँ भी 5 प्रोपोर्शनल टू आई है, लेकिन यहाँ 5 कौन सा? सेकेंडरी कॉइल का। सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के प्रोपोर्शनल होगा। वहां पे क्या था? खुद की करंट खुद के फ्लक्स के प्रोपोर्शनल थी। यहाँ करंट इसकी और फ्लक्स, करंट इसकी फ्लक्स उसका, लेकिन एम है दोनों का। एम पर कोई अधिकार नहीं है। एम कहेगा फाइल, एम कहेगा ए फाइल 2, एम मेरा तेरा नहीं है। तो फाइल कहेगी अच्छा बेटा, अगर मैं फाइल नहीं देती तो तू कहां से एम लेके आता? अरे बोलना, इसलिए दोनों पे बराबर अधिकार है। अरे है कि नहीं? इंटरेस्टिंग ना? इसलिए मैंने पूछा कि एम किसका, वो बोले कि फाइल इसका, फाइल 2 का, एम दोनों का। बोलो ना यार, समझ गए? यस सर। अब जरा देखिए, अगर मान लेते हैं आपने ये देखा, अगर मैं डी फाई एस बाई डी टी करूं, क्या कर दूं? डी, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। डी फाई एस बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा? एम डी आई पी बाई डी टी। बोलो ना यार, क्वेश्चन आते हैं, इस पे ध्यान रखना। अगर दोनों साइड में माइनस लगा दूं तो ये क्या होगा? सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ, सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ क्या? और ये क्या होगा? माइनस के एम इनटू प्राइमरी कॉइल में करंट, और ये सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ बराबर ये होगा, सेकेंडरी कॉइल का इंड्यूस ईएमएफ। और जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, ट्रांसफॉर्मर, कौन? ट्रांसफॉर्मर, वो इसी पे काम करता है। कैसे काम करता है ट्रांसफॉर्मर? ध्यान देना। ये जो कॉइल है इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। इसके बीच में एक इस तरह से वो होता है, ये प्लेट्स होती हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। इसमें करंट जब पास करते हैं प्राइमरी में, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इसके अंदर से पास होने लग जाती है। तो इसके अंदर से क्या होता है? सेल्फ फ्लक्स आ जाता है। सेल्फ फ्लक्स नहीं, सेकेंडरी फ्लक्स आ जाता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस के काम पर ट्रांसफॉर्मर काम करता है। क्या करता है? एक्सआर का मतलब ट्रांसफॉर्मर। क्या? ट्रांसफॉर्मर इसी कांसेप्ट ओवर करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। कैसे? लिख लीजिए जरा, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन कांसेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी इसी तरह से निकालने के लिए आ सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का, उसका भी क्वेश्चन देकर कर लीजिए अपने। सबसे पहले क्या करते हैं, दो कॉइल होती हैं, बाहर वाली कॉइल में करंट पास किया करो, ताकि बाहर वाली कॉइल की जो फील्ड है वो अंदर वाली कॉइल में एक जैसी फील्ड पास हो। अंदर वाली कॉइल में फील्ड पास, करंट पास करोगे ना, तो उसकी फील्ड बाहर वाले कॉइल में फील्ड एक जैसी नहीं देगी। कॉइल हमेशा बाहर वाली कॉइल में करंट पास करो, और ताकि उसका फ्लक्स सेकंड वाली अंदर वाली कॉइल पे ले सके, और वो फ्लक्स निकाल के उसकी आई की प्रोपोर्शन दिखा देना है, और जो प्रोपोर्शनलिटी है वही एम हो जाएगा। क्यों? तो अभी क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। क्वेश्चन म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए जरा एक क्वेश्चन, consider two concentric coplanar coils, consider two concentric coplanar coils, और दोनों के टर्न्स एक ही है। क्या है? दोनों के टर्न्स एक ही है। टू कोप्लेनर कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के सेम है, मतलब एक ही टर्न है। दोनों के टर्न क्या है? एक ही है। बाहर की रेडियस कैपिटल आर है, अंदर की रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। बड़े ध्यान दीजिए क्वेश्चन, आंसर मुझे चाहिए।
दो कंसेंट्रिक कॉइल्स है, कोप्लेनर है, इनर रेडियस स्मॉल r एंड आउटर रेडियस कैपिटल R, और दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है। अब चाहते हैं उसका नंबर टर्न्स मान लेते हैं n, इसका एक मान सकते हैं। चलो n1 n2 करके मान लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आप एक जनरल एक्सप्रेशन के रूप में याद कर सकते हो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 मान लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 मान लीजिए। जनरली इसमें n1 मान लीजिए, प्राइमरी इसको मानोगे ना। आपका इन दोनों कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल्स। इन कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना। You have to find the mutual inductance of this coil. इसमें रेडियस स्मॉल r है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 है। तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताने दोनों कॉइल। मुझे नहीं पता, मैं आपसे बात नहीं। ये आ रहा है, मैंने एलिमेंट ले लिया, क्या आपका एलिमेंट आएगा बस, बाकी यही से मारे बस। मैं वही बता दूंगी n2 स्क्वायर हो गई बताइए, n1 n2 का दे रखे हैं, n2 स्क्वायर हो गई। आगे कितना है आप बोलिए, बोल नहीं, बोलो भैया बोलो, नहीं आ रहा है, बताओ तो कौन बता रहा है। यस बोलो पटेल, मत बोलो, बोलो यू नॉट कैपिटल एन है ही नहीं, ऐसा ना मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए n1 और आई स्क्वायर n2 कुछ नहीं आ रहा है। म्यू नॉट n1 n2 आई स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल R ना, म्यू नॉट पाई स्क्वायर अपॉन 2r n1 n2 बिल्कुल ठीक है, ये m आएगा। कितने लोगों का आंसर आ रहा था ये, तुमने पढ़े क्यों हाथ उठाया? इसलिए कोई चीज कहा करें उसको समझा करो, आंसर उसी हिसाब से बताया, ठीक है।
इस तरीके से और भी आ सकते हैं। अगर मैं एसी की जगह सोलेनोइडल कॉइल ले आऊं, 2 कॉइल्स ले लूं, सोलेनोइड हटा दूं इसको, अगर मैं मान लेता हूं, इधर ध्यान दीजिए, अगर एक हमने ये सोलेनोइडल कॉइल ले ली, इसके नंबर ऑफ टर्न्स हमने ले लिए N1, और इसके अंदर एक कॉइल पास कर दी हमने, इसके अंदर एक कॉइल पास कर दी, ध्यान दीजिए, और इसकी लेंथ ले ली हमने L2 ले ली, और इसकी बाहर वाले की लेंथ हमने L1 ले ली, L1 ले ली बाहर वाले की लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न्स बाहर वाले में क्या ले लिया हमने, N1 ले लिए, और अंदर वाले कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स क्या ले लिए, एंड स्मॉल n2 ले लिए, क्या ले लिए, जानबूझ के थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, इसका कैपिटल N नहीं दिया, इसका अंदर वाले का स्मॉल n2 ले लिया, बाहर वाले का कैपिटल N ले लिया, क्या ले लिया, समझ गए ना, और अंदर वाले की लेंथ L2, बाहर वाले की लेंथ L1, जानबूझ के मैं इस सारे वेरिएशन, अब कौन सी चीज यूज होगी कौन सी नहीं यूज होगी वो आपको सोचना। बाहर वाले कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N1 है और लेंथ L1 है, अंदर वाली कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, स्मॉल n2, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ होता है, क्या होता है, और लेंथ L2 बोलती है, और इसकी जो रेडियस बोली, अंदर वाले की रेडियस बोलती A स्मॉल है, क्या बोल दिया, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना है बिटवीन द कॉइल, इन दोनों में M बताइए क्या होगा, इन दोनों कॉइल का M बताना है। बच्चों यहाँ पर 2 कॉइल है, एक बड़ी कॉइल है जिसकी लेंथ L1 है और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और एक अंदर कॉइल है, छोटी कॉइल है जिसकी लेंथ L2 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2 है, और अंदर वाले कॉइल की रेडियस स्मॉल a है, यू हैव टू फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीस टू कॉइल, और आंसर एक ही बार में बताइए। किसमें करंट पास करनी है, किसमें क्या निकालना है, वो अब आपने कुछ एक बार चेक कर लेना, मुझे गलत आंसर नहीं चाहिए, इतना करने के बाद मुझे सही आंसर चाहिए, भला ही आप थोड़ा सा 1 मिनट और ले लो, लेकिन मुझे गलत आंसर नहीं चाहिए। अगर आप ये कहो कि बस इसी बात मेरा बिल्कुल सही होगा, इसलिए आप यही बोले कि तो नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आगे बेटा आपका आगे क्या है, आप बताओ पहले, आप बता कोई, म्यू नॉट N1 इंटू स्मॉल n2 पाई a स्क्वायर बाई L, नीचे है ना L ना, L1 या L1 या L, कंफ्यूजन मत हो, L1 या L2, जानबूझ के मैंने L1 और L2 दोनों लिख रखे हैं, अब देखो जानबूझ के क्वेश्चन बेसिक ही है, देखिए मैंने जानबूझ के इतने सारे वेरिएशन जानबूझ के डाला ताकि जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है वो वही सही कर पाएगा, क्यों, N2 तो है ही ऊपर, कैपिटल N2
नीचे L1 आएगा, N2 है तो ऊपर, L2 ऊपर आएगा, अच्छा L2 ऐसा। ये जरूरी नहीं कि L2 आए, हो सकता है ना भी आए, ऐसे नहीं। आप थोड़ी, अब मैंने बोल दिया था हटा दीजिए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। आप बताओ बेटा रानी को, यहाँ कोई आप बताओ, कोई ये हमारा नहीं आ रहा है, L2 नहीं आ रहा है, बाकी आ रहा है, N1 भी नहीं आ रहा है। खान बोलो, ऊपर N1 नहीं आ रहा है, यहाँ इसमें क्या गड़बड़ आ रहा है, इससे अलग आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ ना, ऐसे थोड़ी है बताओ ना, बताओ। ये एक सेम L2 पर आ रहा है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, अंदर वाले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड निकालें। अंदर कॉइल में, बाहर वाले कॉइल में करंट पास करेंगे I, तो अंदर फील्ड कितनी आ जाएगी, B, अंदर फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट, ये आएगा N1 by L, L1 into I, समझ में आई। अब फ्लक्स, सेकंड का जो फ्लक्स होगा phi2 कितना होगा, ये आएगा N2 अभी लिख लेते हैं, N2 फिर बाद में चेक कर लेंगे, N2 into A2 into B1 चेक कर लेंगे। यस सर। तो N2 को ले सकते हैं, N2L लिख सकते हैं, L2, यस सर। N2 L2 और A2 कितना होगा, पाई R स्क्वायर पाई A स्क्वायर, और B1 कितना होगा, म्यू नॉट N1 अपॉन L1 into I को अलग कर लो, जो भी ये आए वही M हो गया। तो चेक करो ये वही है क्या, बधाई हो आप लोगों को। अब आप लोग लाइन पर आए, जानबूझ के मैंने इतना सारा वेरिएशन किया ताकि आपका दिमाग खुल जाए। अगर हमेशा दिमाग खोल के पढ़ोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो कॉन्सेप्ट को तोड़ मरोड़ता रहता है और कंफ्यूजन में रहता है। कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट याद रखो, फिर दुनिया की किसी भी बुक का क्वेश्चन हो आप कर ले जाओगे अगर कॉन्सेप्ट को तरीके से समझोगे। कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ बोला L2 पर आ रहा है, बहुत बढ़िया। जानबूझ के मैंने स्मॉल N2 डाल रखा है, तो बोलो ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने आगे, अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स बताने जा रहे हैं। क्या ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, ओके। तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग भी बताएंगे, क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, तो ठीक है। तो जब दो कॉइल आपस में, कॉइल को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उनको किस तरह से कनेक्ट करते हैं ये उनके डिपेंड करता है कपलिंग के हिसाब से। हम उसका एक कोएफिशिएंट टर्म डिसाइड करते हैं, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स निकाल लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स बता दूं। तो ग्रुपिंग ऑफ कॉइल्स क्या होता है बच्चे, जरा ध्यान दीजिए। अगर मैं दो कॉइल को ग्रुप कराना चाहता हूं सीरीज में, अगर मैं बात करूं किसमें, सीरीज में, तो सीरीज में ग्रुप कैसे हो सकता है। सीरीज में ग्रुप अगर देखा जाए, पहले तो ग्रुपिंग का समझो मतलब क्या है सीरीज पैरेलल। जैसे एक कॉइल हमने ये ले ली, पहले कपलिंग समझते हैं क्या होता है, और एक कॉइल हमने ये ले ली, एक कॉइल हमने ये ले ली, एक कॉइल हमने ये ले ली, अलग अलग करके रखना। ये फर्स्ट केस ले लिया, ये सेकंड केस ले लिया, थर्ड वाला केस हमने ये ले लिया। ये कितने ओरिएंटेशन दिखाया हमने, तीन तरह के ओरिएंटेशन दिखाया।
अगर आप इसमें करंट पास करोगे इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इसके एक्सिस से पास होगी। तो इसकी जो एक्सिस से फील्ड पास होगी क्या वो इसके एरिया से पास होगी? वो क्या इसके एरिया से पास होगी? तो कॉपलिंग जीरो हो जाएगा। कॉपलिंग क्या हो जाएगा? कॉपलिंग जीरो हो जाएगा। तो के को कोएफिशिएंट कॉपलिंग बोलते हैं। क्या होता है? यानी इसका म्यूचुअल इसका फील्ड इसके एरिया से लिंक नहीं करेगा, यानी कॉपलिंग जीरो। समझे ना? इस केस में क्या होगा? इसमें करंट पास करोगे तो इसकी फील्ड जो आएगी वो जरूरी नहीं है पूरी फील्ड इसी से पास हो जाएगी, क्योंकि इसका साइज छोटा है। तो इसका जो कॉपलिंग होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? क्या? अगर इसमें करंट पास करोगे तो जो फ्लक्स इससे पास होगा वही फ्लक्स इससे पास होगा ना। तो बोलो ना यार, इसी के अंदर से तो जा रहा है। जो फ्लक्स इसके पास होगा वही इससे पास होगा। इसका के की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्या आएगी? सेम फ्लक्स लिंक करने लग जाए सेम अमाउंट का। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1। कोएफिशिएंट कपलिंग 0 कब? जब वो फ्लक्स उससे पास ना हो। अरे भैया इसकी जो फील्ड लाइंस हो रही है वो इसके अंदर से कहां पास हो रही है? ये तो सरफेस के पैरेलल निकल गए ना, अंदर थोड़ी नहीं। ये बात समझ में ही नहीं। इसका के 0, इसका के 0 से 1 के बीच में। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि जब सीरीज जो पैरेलल करते हैं तो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी, अगर वो कहे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का इफेक्ट निगलेक्ट करना है तब के का कांसेप्ट 0 हो जाएगा, तब म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लेंगे। तो सीरीज में कैसे करते हैं, पैरेलल में कैसे करते हैं, वो दोनों अभी मैं बताने वाला हूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का समझ नहीं बनी। और कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का दो कॉइल के इंडक्टेंस से क्या रिलेशन होता है? जैसे L1 L2 कॉइल है, L1 L2 इंडक्टेंस है दो कॉइल का, इसका L1 है, इसका L2 है। तो इसका जो होता है कि ये जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो होता है K टाइम्स अंडर L1 L2। क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल और उनके इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन होता है। अगर दो कॉइल हैं जिसके इंडक्टेंस क्या है? L1 L2, और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है उनके बीच का? M। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का रिलेशन ये होता है। आई वाज saying, so this is the relation between coefficient of coupling एक्चुअली हम लोग अगर कम होगा तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हम कह सकते हैं, लेकिन अगर पूरा एरिया कवर कर रहा है तो हम 1 मान लेंगे। तो ये वाला केस इसी में आ जाता था, इसलिए मैंने इसको कवर नहीं। इसका कहना बिल्कुल सही है। अगर मान लो इसका एरिया छोटा सा ले ले तो जो फ्लक्स इसका होगा वही पूरा पास नहीं हुआ तो उसके के 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। अरे बात समझ गए नहीं? फ्लक्स पूरा आ जाए तो के बनेगा। रेडी? हालांकि इसमें क्वेश्चन कम आते हैं, हो सकता है आ जाए, क्या पता। बोलो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन देखते क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन एक कॉपलिंग कोएफिशिएंट है बेटा, ठीक है। के कॉइल्स पे डिपेंड नहीं करता, कॉइल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, इनके फ्लक्स किस तरह से लिंक कर रहे हैं आपस में, के मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, के एक कांस्टेंट है, के का कोई यूनिट नहीं होता। ध्यान रखना, के यूनिटलेस एक नंबर है, के इज ए नंबर, के इज ए। बोल तो दिया उनका M और L1 L2 पे इस तरह से डिपेंड करेगा। अब क्या बताऊं, बोल तो दिया। और उनका ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, कॉइल किस तरह से ओरिएंटेड हो रखी है, ऐसे ओरिएंटेड हो रखी है, ऐसे ओरिएंटेड हो रखी है, ऐसे ओरिएंटेड हो रखी है, सबका अलग अलग बता तो दिया डायग्राम के साथ। अब क्या बताऊं बोलिए। अब ये मतलब में कॉइल 1 का के क्या होगा, कॉइल 2 का के क्या होगा। तो बच्चों समझ आया नहीं कपलिंग कॉइल को हम लोग कैसे कंबाइन कर देंगे? इस तरीके से इसका के ऑप्शन कपलिंग L1 L2 और M से कैसे लिंक करेगा, इस तरीके से लिंक करेगा, ठीक है। ठीक है, अब राइट डाउन सीरीज ग्रुपिंग, राइट डाउन। अगर M का इफेक्ट नहीं ले रहे हैं तो, अगर M का इफेक्ट ले रहे हैं तो क्या, तो सीरीज ग्रुपिंग की तरह देखिए, सीरीज ग्रुपिंग।
सीरीज ग्रुपिंग। देखो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, एक कॉइल आपकी ये हुई, फर्स्ट होते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग की बात हो रही है। एक कॉइल हमने ये ले ली, उसके आगे एक दूसरी कॉइल हमने ये ले ली, बोलिए ये L1 है, इसका N2 है, L2 है, और हमें मान रहे हैं इनके बीच में M का इफेक्ट मान रहे हैं। एक जनरल लॉ की तरह करते हैं, अगर वो कहेगा M का इफेक्ट निगलेक्ट करना है तो M 0 ले लेना। अगर M के इफेक्ट को मानना है तब क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट जो होगी इसकी होगी L1 प्लस L2 और प्लस A M प्लस माइनस A लिखेंगे, प्लस माइनस M लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस M। अब प्लस कब लिखेंगे, जब ये सेम फेवर में फ्लक्स, जैसे करंट अगर इसमें क्लॉकवाइज है और इसमें भी करंट उसी सेंस में जाए। अब कहोगे ऐसे कैसे होगा, जरा ध्यान देना। प्लस कब लिखी, जैसे एक कॉइल आई और इस कॉइल में इसके छोटे टर्न जरूर ले लिए, लेकिन सेंस सेम, जो करंट का सेंस इसमें रहेगा वही करंट का सेंस इसमें आएगा। अब जरा ध्यान देना, इसमें M की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपका प्लस आएगा, यहाँ से L इफेक्टिव क्या आएगा, L1 प्लस L2 और प्लस M आएगा, प्लस M आएगा। एक बात समझे। और इसमें अब जरा ध्यान देना, इस केस में अगर करंट इसमें ऐसे है और दूसरी कॉइल में हमने करंट कॉइल के टर्न ऐसे ले लिए, क्या ले लिए, ऐसे ले लिए, जो करंट इसमें सेंस ऐसे, इसमें करंट उल्टा हो गया, तो इसमें L इफेक्टिव कितना आएगा, L1 प्लस L2 माइनस M। अब बोलो ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ट्वाइस M होता है, यहाँ पे 2M, यहाँ कॉपलिंग यहाँ पे 2M कर लेना, ट्वाइस M कर लेना, यहाँ पे माइनस ट्वाइस M, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, ओवरऑल वैल्यू आएगी ये 2 टाइम्स M आएगा यहाँ पे, क्योंकि M इसका भी है और M इसका भी है, तो दोनों का M ऐड हो गए, ट्वाइस M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M इसका और M इसका। अगर M1 M2 होते इनका M इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस है, क्या है, दो कॉइल से ट्वाइस M लेना है, यहाँ पे माइनस ट्वाइस M, ये ध्यान रखना, ये लिख लेना, रिजल्ट है ये, ठीक है। अगर करंट सेम सेंस में फेवर कर रही है तो प्लस ट्वाइस M माइनस के ट्वाइस M, ठीक है, ये है पैरेलल में M के इफेक्ट नहीं जाए। और अगर आपसे वो कहे कि M के इफेक्ट को निगलेक्ट करना है, ये तब लिया L इफेक्टिव जब M के इफेक्ट को कंसीडर करना है, और M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू K के टर्म में मैंने बता दी है, M की वैल्यू K के टर्म में क्या होती है, K अंडर L1 L2, K क्या लेना है वो मैंने बता दिया ओरिएंटेशन के साथ। ओके, अब जरा देखिए, अगर मान लो इफेक्ट ऑफ M को 0 मान लिया जाए, M के इफेक्ट को 0 मान लिया, निगलेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस को अगर निगलेक्ट करना है, इस केस में जो रिजल्ट आएगा L इफेक्टिव का आएगा, क्या आएगा, L1 प्लस L2 आएगा, दोनों केस में आएगा। क्यों भाई, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्यों, सीरीज ग्रुपिंग में L1 प्लस L2 होता है। तब जब आप बोल रहे थे ना ये, तभी मैंने टोका था कि थोड़ा रुक जाओ, क्यों, ये बोल रही नहीं थी L1 प्लस L2, मुझसे बात कर रहा हूँ, सुन ही रही। M के इफेक्ट को 0 मानेंगे तब लिखेंगे। अब पैरेलल ग्रुपिंग लिख लीजिए फटाफट, ताकि ये टॉपिक आज इसके यहाँ तक खत्म हो जाए, आज यही तक, ठीक है। तो पैरेलल ग्रुपिंग और लिख लीजिए, फिर ट्रांसफार्मर रह जाएगा और चुप कॉइल रह जाएगा, वो छोटा सा है। अगली क्लास में इसके क्वेश्चन भी मैंने बहुत कम कराए हैं, अभी क्वेश्चन भी कराए, ठीक है, क्योंकि मुझे ज्यादातर सारी थ्योरी का एक पार्ट कवर करना था, वो मैंने किया, बीच में क्वेश्चन भी कराए, लेकिन और भी कराना चाहिए, कराए तो हैं सेल्फ इंडक्टेंस और ये L कैसे निकालते हैं, ये वोल्टेज कैसे निकालते हैं, कराए, ठीक है। क्या इसके बाद AC की स्टार्ट होता है, तो राइट डाउन, इसमें लिखिए नेक्स्ट पैरेलल ग्रुपिंग, क्या पैरेलल ग्रुपिंग, हटा दो इसको। पैरेलल ग्रुपिंग में वही चीज है,
पैरेलल ग्रुपिंग में ये रहेगा, जैसे एक कॉइल आपकी ये हो गई और एक कॉइल आपने ये ले ली, ये L1 है, इसका L2 है, इसका 1/L इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L2। इसमें m के इफेक्ट को नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इसकी फील्ड इधर हो गई है, इसकी फ्लक्स से जा ही नहीं रहा है, m के इफेक्ट को नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इसका फील्ड करंट आएगी तो इसमें सीधे निकल जाएगी, इसके इससे दूर है तो इससे पास नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर करवाना चाहे m के इफेक्ट को ले तो उसका रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं 1/L इफेक्टिव इक्वल टू 1/L1। अगर मान लो इसकी फील्ड लाइन से पास होने लग जाए वैसे तो हम लिखेंगे m के इफेक्ट को मानते हुए, तो पहले m के इफेक्ट को मानते हुए लिख लीजिए, यहां लिख सकते हैं प्लस माइनस ट्वाइस 2/m, 2/m लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/m, ऐसा लिखा है। प्लस कब लिखेंगे जब फेवर करेंगे, माइनस कब लिखेंगे तब फेवर नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर m के इफेक्ट को 0 मान लिया जाए क्या होगा 1/L1 प्लस जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल करते हैं वैसे लिखेंगे, मेरी बात समझ आएगी ना। और m क्या होगा, m की वैल्यू जाएगी a√L1L2, m की वैल्यू क्या होगी a√L1L2। अगर टाइट एंड परफेक्ट कपलिंग होता है, याद रखना a बराबर 1 होता है, और टाइट एंड परफेक्ट कपलिंग, क्या और टाइट एंड परफेक्ट कपलिंग, ताकि उसका जो फ्लक्स है वो पूरा का पूरा दूसरे से पास हो, उसको परफेक्ट कपलिंग बोलते हैं, टाइट एंड परफेक्ट कपलिंग। अगर टाइट और परफेक्ट कपलिंग नहीं है तो k की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा और पूरा फ्लक्स लिंक नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी पे बताइए, ये इम्परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट, इसके लिए इम्परफेक्ट। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा यहीं तक है, और आपने देखा कि ईएमआई में आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी। स्टार्टिंग हमने कहाँ से करी थी, सेल्फ इंडक्टेंस से, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, वो कैसे काम करता है, दोनों को अलग अलग कैसे निकालते हैं, सर्किट में एल और एम का क्या यूज होता है, ये हमने सीखा, और ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो आप लोगों को ओके, चलिए